गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। तो आज के इस लेक्चर में प्लैंक रेडिएशन लॉ लेंगे। तो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर वीन ने और रेले तथा जीन्स ने दोनों ने ब्लैक बॉडी के जो रेडिएशन है उसके वितरण को पूरी तरह समझाने की कोशिश करी, जिसमें वीन एक्सप्लेन कर पाया केवल लोअर वेवलेंथ के क्षेत्र को, और जबकि रेले एंड जीन्स इक्वेशन was able to do so only at higher wavelengths. However, neither of the two was able to explain the complete of black body radiation. दोनों में से किसी ने भी पूरे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो है पूरे ऊर्जा वितरण को समझाने में ये असफल रहे। तो आपको मालूम है कि वीन का जो रेडिएशन लॉ है वो है ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। उस तरह से रेले तथा जीन्स का जो रेडिएशन लॉ है वो है 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। अब देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट दिए। तो प्लैंक ने 1900 में कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के वितरण के लिए जो सिद्धांत दिया वो ये दोनों सिद्धांत यानी कि वीन के सिद्धांत और रेले के सिद्धांत के बीच का था, जिसके इस सिद्धांत के अनुसार कृष्णिका द्वारा जो रेडिएशन या विकिरण का जो उत्सर्जन होता है वो लगातार नहीं होता, बल्कि एक विविक्त या डिस्क्रीट बंडलों के रूप में होता है। यहाँ हम कहें ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। इसका मतलब ये हुआ लगातार ना होकर ऊर्जा के पैकेट के रूप में हो रहा है, यहाँ हम कहें असतत हो रहा है। और इन ऊर्जा के पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक जो ऊर्जा के ये जो डिस्क्रीट बंडल हैं इनके मान को हम क्वांटम कहते हैं, और प्रत्येक क्वांटम में ऊर्जा की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, या हम कहें कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू या E इज़ इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर E है एनर्जी, क्वांटम की एनर्जी या क्वांटम एनर्जी कहते हैं, न्यू है फ्रीक्वेंसी और एच है प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग इंटू सेकेंड, और यदि जूल में दें तो ये हो जाएगा 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये इधर जो एनर्जी है जो कि रेडिएट हो रही है और इधर वेवलेंथ के बीच में ये ग्राफ है। आपको मालूम है ये वीन के नियम के अनुसार ये लोअर वेवलेंथ के क्षेत्र को एक्सप्लेन कर पाए, जबकि रेले तथा जीन्स हायर वेवलेंथ के क्षेत्र को एक्सप्लेन कर पाए। और प्लैंक का नियम इन दोनों के बीच में था, जो पूरे जो क्षेत्र है पूरे लोअर वेवलेंथ एज वेल एज हायर वेवलेंथ पूरे को प्लैंक ने एक्सप्लेन करा। अब प्लैंक के नियम के अनुसार प्लैंक ने जो एक इक्वेशन को डिड्यूस करा, इक्वेशन को जो व्युत्पत्ति करी वो है ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ये इक्वेशन प्लैंक ने दिया। अब ये जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के लिए सभी वेवलेंथ पर, और हम ये देख सकते हैं इट कैन बी सीन डैट बोथ वीन्स लॉ एज वेल एज रेले जीन्स लॉ आर पर्टिकुलर केसेस ऑफ प्लैंक रेडिएशन लॉ। किस तरीके से? देखिए यदि मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है, देखिए लैम्डा एक यहाँ पर है एक लैम्डा यहाँ पर है, यदि लैम्डा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो यहाँ से देखिए एच सी अपॉन लैम्डा के टी का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यदि डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो जाएगी तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि ये वैल्यू ज़्यादा हो गई इसका मतलब ये हुआ कि e टू द पावर
HC अपॉन लैम्डा KT की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। अब यदि ये वैल्यू ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब हम उसके आगे 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमने 1 को नेगलेक्ट कर दिया, तो 1 को नेगलेक्ट करते ही हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये 1 नेगलेक्ट हो गया और ये ऊपर चला गया, e⁻HC अपॉन लैम्डा KT ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, विथ माइनस साइन। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ई लैम्डा इज इक्वल टू 8πHC अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 e⁻HC अपॉन लैम्डा KT। ये वीन का नियम है जो कि लोअर वेवलेंथ क्षेत्र में अप्लाई होता है। अब जरा हायर वैल्यू के लिए देखें, लैम्डा की वैल्यू जब हाई हो जाएगी तो HC अपॉन लैम्डा KT का मान कम हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर में e⁻HC लैम्डा KT है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू एक्सपोनेंशियल थ्योरम। तो उसके अनुसार जब एक्सपोनेंशियल थ्योरम के अनुसार जब एक्सपेंड करते हैं तो e⁻HC लैम्डा KT को हम लिख सकते हैं 1 प्लस HC अपॉन लैम्डा KT एंड प्लस सो ऑन। तो जैसे डिनोमिनेटर में यानी कि यहाँ पर आप यही लिखिए 1 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस HC अपॉन लैम्डा KT और फिर बाद में जाके क्या है, ये बाद में -1 है, तो ये -1 और ये 1 कैंसिल हो जाता है। और ये डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिनोमिनेटर का लैम्डा KT ऊपर चला जाएगा और नीचे HC आ जाएगा, तो ये HC और ये HC कैंसिल हो गया, ये लैम्डा से एक लैम्डा टू द 4 बचा। तो इक्वेशन हमें क्या मिली, 8πKT अपॉन लैम्डा टू द पावर 4, यानी कि ई लैम्डा इज इक्वल टू 8πKT अपॉन लैम्डा टू द पावर 4, और ये क्या है, रेले जीन्स लॉ। तो हमने प्लैंक के नियम से लोअर वेवलेंथ के लिए, यानी कि इसी इक्वेशन से लोअर वेवलेंथ के लिए वीन के नियम को डिड्यूस कर लिया और हायर वेवलेंथ के लिए रेले तथा जीन्स के नियम को डिड्यूस करा या उसकी व्युत्पन्न करा। तो यानी कि ये जो नियम है, प्लैंक का जो नियम है, वो दोनों ही लोअर वेवलेंथ एज वेल एज हायर वेवलेंथ पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 1887 में हर्ट्ज ने, साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज ने देखा कि जब किसी धातु के प्लेट पर लोअर वेवलेंथ यानी कि हायर एनर्जी, लोअर वेवलेंथ के प्रकाश की रेडिएशन यानी कि विजिबल या UV लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, गिराते हैं, तो धातु में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, एमिट होता है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इसको यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यदि हम डिफाइन करें तो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट विथ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी is allowed to strike the surface of metal, कौन सा मेटल, such as potassium, rubidium, cesium, then electrons are ejected instantaneously मतलब तुरंत, from the surface of metal, and this effect is called photoelectric effect कहते हैं हम इसको। ना कुछ इम्पॉर्टेंट इसके ऑब्जर्वेशन किए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संबंध में, कुछ निष्कर्ष निकाले गए। तो पहला क्या है कि जो मेटेलिक सरफेस से या धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है, जो एमिट होते हैं, जो उत्सर्जित होते हैं, वो इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विकिरणित धातु की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर और नेचर ऑफ द मेटल पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि विजिबल लाइट के द्वारा हम पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन इसी विजिबल लाइट से हम जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर मेटल के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की आवश्यकता होती है। ये तो पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। ना सेकेंड क्या है कि ये जैसे ही मेटेलिक सरफेस पर प्रकाश पड़ता है तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो
ताक्षणिक है। तो जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि ये जो इजेक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है, तुरंत होता है। द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इंस्टेंटेनियसली, ताक्षणिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ताक्षणिक होता है। ना तीसरा पॉइंट है कि इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या इंसिडेंट लाइट की तीव्रता के समानुपाती होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड in unit time, it depends upon intensity of incident light. अब इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। कितनी ज़्यादा फोटॉन इकाई समय में मेटल सरफेस पर आकर गिरते हैं, जिसको हम तीव्रता कहते हैं। ना चौथा पॉइंट है कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो देखिए दो चीज़ें हो गई, एक कि जो संख्या है वो डिपेंड करती है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो डिपेंड करती है तीव्रता पर, और गतिज ऊर्जा निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर। फ्रीक्वेंसी एंड ये इंटेंसिटी हो गई, नंबर हो गया इंटेंसिटी पर, और काइनेटिक एनर्जी हो गई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो इन जो ये कंक्लूजन ये निकले, इसको एक्सप्लेन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके द्वारा नहीं किया जा सका। तो 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने समझाया, और उसको बहुत सफलतापूर्वक ये समझा पाए, और आइंस्टीन ने इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने ये माना कि जब भी कोई फोटोन किसी भी सरफेस पर आके पड़ता है, किसी भी पदार्थ के सरफेस, मेटेलिक सरफेस आके पड़ता है, तो अपनी पूरी ऊर्जा कितनी है? h²। जो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी पूरी ऊर्जा दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या करा? फोटोन की पूरी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जो h² आके मेटल पे पड़ा तो उस इलेक्ट्रॉन ने h² को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन इस अवशोषित ऊर्जा से दो कार्य करता है। पहला कार्य क्या है कि इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने का काम करता है, और जो भी एनर्जी इसमें खर्च होती है उसे हम वर्क फंक्शन या कार्य फलन कहते हैं, या उसे हम डेली ऊर्जा कहते हैं, या इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो क्या हुआ वर्क फंक्शन? जो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालती है। तो मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, और इस न्यूनतम कार्य को इस पदार्थ का कार्य फलन W0 कहा जाता है। और ये W0 वर्क फंक्शन जिसको कहते हैं, ये एक लाक्षणिक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मेटल पे। मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट की एनर्जी इस मेटल को दी जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आए। अब पहला काम तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकला इलेक्ट्रॉन। अब जो बची हुई ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से जब बाहर जाता है तो उसके निकलने के पश्चात गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी, h² एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी, जो फोटोन ने अपनी ऊर्जा h² इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो दो कार्य हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का कार्य, और दूसरा उसके साथ गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर जाता है। यानी कि इक्वेशन देखेंगे, h² यानी कि फोटोन की ऊर्जा, पहला कार्य इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, दूसरा उसके साथ गतिज ऊर्जा के रूप में रहता है। यदि मान लीजिए एनर्जी हम उतना ही दें, केवल उतना कि जिससे कि ये कार्य हो सके, कौन सा कार्य? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू ओनली W0।
तो क्या हो जाएगा, यदि केवल इसके बराबर की ऊर्जा हम देते हैं तो ये वेग तो ज़ीरो हो जाएगा, गतिज ऊर्जा ज़ीरो हो जाएगी। तो दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। केवल हमने उतनी ऊर्जा दी जिससे कि इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर आ जाए। तो यदि फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा उसके साथ गतिज ऊर्जा कुछ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब आप ये देखिए कि यदि किसी धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए ऊर्जा की जो न्यूनतम मान है उसको मेटल का या धातु की दहली ऊर्जा कहते हैं, और ये मेटल के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यानी कि ये h0 हम एनर्जी दे रहे हैं, तो केवल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो h0 इज इक्वल टू W0. W0 is work function, minimum amount of energy for the ejection of the electron. ना इक्वेशन नंबर 1 को वापस लेके चलते हैं। पहला वाला तो हमने ये देख लिया कि केवल जब उतनी ऊर्जा दी जाए कि इलेक्ट्रॉन का केवल इजेक्शन हो। अब ये अगर ऊर्जा ज़्यादा है यानी कि h0 है, तो ये h0 है। h0 किसके बराबर है, इस वर्क फंक्शन के बराबर है, यानी कि ये h0 है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इसके साथ ये हो रहेगी काइनेटिक ऊर्जा। यदि मान लीजिए हाफ mv² को हम एक तरफ ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, h माइनस μ0। ये इक्वेशन नंबर 3, इसको हम आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसको 1916 में मुलिकन ने सत्यापित करा, वेरीफाई करा। मुलिकन ने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करा किसके बीच में, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करा, तो उसको एक सीधी लाइन मिली। तो देखिए ये ग्राफ प्लॉट है, इधर देखिए y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है हाफ mv², दूसरी तरफ एक फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में ये ग्राफ प्लॉट करा। 3 कंडीशन है। जब न्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी h न्यू ज़ीरो यानी कि कोई ऊर्जा नहीं दी गई, तो क्या होगा, कोई ऊर्जा यदि हम नहीं देते हैं तो ये ज़ीरो हो गया, तो ये हाफ mv इज इक्वल टू माइनस W0, तो ये वैल्यू ये आ गई माइनस W0। दूसरी केस में ये जो हम ऊर्जा देते हैं वो उतनी है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तो केवल क्या होगा, यहाँ पर h की जगह हम h0 लिख देंगे और ये W0 हो गया, हाफ mv² इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब उतनी ऊर्जा देने पर केवल इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, जो कि यहाँ से शो हो रहा है। आगे अगर बढ़ेगा तब ये हाफ mv² है। यदि फ्रीक्वेंसी न्यू है यानी कि हम h अमाउंट की यदि ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, उसके साथ गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी कि ये आपको आगे दिख रहा है इस कर्व के द्वारा। यदि इसका हम ढाल देखें, स्लोप निकालें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपने देख रखी है, हाफ mv² एक तरफ है, दूसरी तरफ न्यू है, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर, यानी कि प्लैंक स्थिरांक h के बराबर है। और मुलिकन ने जो इस स्लोप का, जो इस रेखा का h का मान निकाला स्लोप के द्वारा, उसकी वैल्यू आई 6.55 इंटू 10⁻⁻27, जबकि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जिसका परिकलन हुआ था, जो कैलकुलेशन हुआ था, वो था 6.62 इंटू 10⁻⁻27, तो कोई विशेष अंतर नहीं है। मुलिकन ने निकाला 6.55 और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के द्वारा जो कैलकुलेटेड है वो 6.55 तो मुलिकन ने निकाला है, और जो अभी आपने पहले देखा था 6.62, तो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी मैच होते हैं। तो इस आधार पे इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने आइंस्टीन के जो नियम दिया था उसको वेरीफाई करा। तो बच्चों आज यहीं तक लेंगे, नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।